हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 हिंदी का चौथा पाठ नन्हा फनकार। इसके पहले भाग में हमने जाना कि केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। यानी उसका जन्म तो आगरे में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता पहले कहाँ रहते थे? गुजरात रहते थे। गुजरात के पुश्तैनी यानी उनका पूर्वजों का मकान, पुराना मकान, वहाँ गांव जाने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, बस वही आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, जहाँ पर क्या है, बादशाह अकबर कि एक किला बनवा रहे हैं, बस यही उसका घर था। अब उसका घर क्या था? आगरे की गलियां और सीकरी। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक-ठक, खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, क्योंकि केशव अपने काम में इतना व्यस्त था कि चारों ओर से छेनी हथौड़ों की ठक-ठक की आवाज़ हो रही थी। खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई दी। केशव को यह भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके सामने चला आ रहा है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। अचानक उसके कानों पर एक आवाज़ आई और वह अचानक से चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। वहाँ पे उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने क्या कहा कि माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जैसे ही उसने पीछे की ओर देखा और अपनी आंखें उठाई तो उसने क्या देखा? सामने एक आदमी खड़ा है। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। जी बिल्कुल, मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि क्या मैं आपको इस पत्थर पर नक्काशी करते हुए नजर नहीं आ रहा है? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। उसने थोड़ा ऐंठबाजी में ये बात कही कि देखते नहीं कि मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। यानी तल्खी का अर्थ है कटुता से, कड़वेपन से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। तो वह आदमी क्या बोला? दिखता तो है कि तुम काम कर रहे हो, पत्थर पर नक्काशी कर रहे हो, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए यह बात उसने बोली। मैं 10 साल का हूँ। केशव ने क्या कहा कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। उस आदमी ने क्या कहा? 10? अच्छा ठीक है। वह आदमी पास पड़े हुए पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, तब तो तुम काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तब तो तुम काफ़ी बड़े हो, मैंने भी क्या किया था? 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, क्योंकि वह आदमी उसके सामने बैठ गया था। तो केशव को वह आदमी अब अच्छी तरीके से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। उसकी उम्र कितनी रही होगी? 30 साल से ऊपर रही होगी। कद मझोला था, यानी मध्यम आकार का था। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। वह आदमी सफ़ेद अंगरखा, अंगरखा का जो अर्थ है यहाँ पे, अंगरखा का जो अर्थ है यानी एक लंबी सी पोशाक।
एक प्रकार की लंबी पोशाक उसने पहनी हुई थी और उसके साथ क्या पहना हुआ था, पाजामा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरीके से ढके हुए थे। उसके जो सिर के बाल थे वो बहुत लंबे थे और गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरीके से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। केशव को लगा कि यह बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि केशव ने उसके गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला देखी और उंगलियों में अंगूठियों को देखते हुए सोचा कि यह जरूर ही कोई बहुत बड़ा आदमी है। तीखी नाक, कैसी उसकी नाक कैसी थी, तीखी नाक थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, और उसकी मूछें कितनी थी, घनी घनी मूछें थीं। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। केशव क्या कर रहा था, उस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में मुआवना कर रहा था, जांच कर रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ क्या किया, इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। क्या कहा, जो तुमने लड़ी बनाई है इसमें काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। केशव वहाँ पर कोई जवाब देता, इससे पहले कि उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। यह कोई और नहीं बल्कि कौन था, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें। उस पहरेदार ने क्या कहा कि हुजूर माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। आप यहाँ कब आए मुझे इस बात का पता नहीं चला। हाँफते हुए उसने कहा, हाँफते हुए, जब कोई भी इंसान दौड़ के आता है तो वो हाँफना शुरू होता है, तो पहरेदार ने भी हाँफते हुए यह बात कही। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। फिर वह मुड़कर खड़े केशव की तरफ उसने घूरा और कहा, बेवकूफ़ खड़ा हो, बेवकूफ़ खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें तेरी जरूरत कैसे हुई कि तू बादशाह अकबर के सामने या हुजूर आला के सामने तू बैठा हुआ है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, झुक कर बादशाह को क्या कर, सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका, माथा ठनका यानी अब उसकी अकल ठिकाने आई कि यह आदमी कौन है। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा। बदहवासी यानी अब वो थोड़ा बदहवास, उसको अपनी कोई होशो हवास ही नहीं थी। मैं उसके हाथ से क्या हो गई थी, छेनी नीचे छूट गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, और वह जल्दी से उठकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, ये उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया, और यह ख्याल जैसे ही उसके मन में आया और उसने क्या किया, खड़ा हुआ और झुककर बादशाह को सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। जैसे खरगोश की जो नज़रें होती हैं, बिल्कुल कातर नज़रें होती हैं, उसी प्रकार वह बादशाह अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी, यानी दखलंदाजी का अर्थ है किसी बात में ज़बरदस्ती शामिल होना, तो यह बात अकबर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा। उन्होंने खींचकर यानी चिढ़कर या नाराज होकर
पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उन्होंने क्या कहा कि कुछ देर के लिए हमें क्या कर दो, अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। और जैसे ही पहरेदार वहां से चला गया, अब केशव जो है असमंजस में पड़ गया, असमंजस दुविधा में पड़ गया कि उसे अब क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि वह अब क्या करे, अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार करे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, क्योंकि उसका दिल बड़े जोरों से धक धक कर रहा था। उसके सामने इतना बड़ा बादशाह खड़ा था, इसलिए उसका दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। और बादशाह अकबर उसे प्यार से देखते हुए क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अकबर ने बहुत ही शांतपूर्वक, बहुत ही नरम आवाज में, धीमी आवाज में उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? केशव। उसने नपातुला जवाब दिया, उसने सोच समझकर जवाब दिया, क्या कि मेरा नाम क्या है? केशव है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? बादशाह अकबर ने उससे कहा कि केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उलझन यानी परेशानी में पड़े हुए केशव ने अपना सिर क्या कर दिया, तुरंत ही हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। बादशाह अकबर ने कहा कि अगर तुम मुझे नक्काशी करना सिखा ही रहे हो तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी क्या करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। केशव फुर्ती से क्या किया, अपने पिता के पास गया और उनका छेनी हथौड़ा लेकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव लौटना एक मुहावरा है, यानी कहीं पहुंचते ही वहां से पूर्व स्थान की ओर चल पड़ना। अब आगे क्या हुआ, दोस्ताना अंदाज में यानी दोस्ती के अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए। किसके पास? केशव के साथ ही उस जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, और उस पास में पड़े हुए पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। उस पत्थर को उन्होंने खींचा और केशव से पूछा कि अब मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। क्या किया? संदेह भरी यानी शंका भरी नजरों से अकबर की तरफ देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? केशव ने बादशाह अकबर से पूछा कि हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। बादशाह अकबर ने क्या जवाब दिया? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं यह काम सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। तो केशव क्या कहता है कि नहीं नहीं, कि मेरा ये मतलब नहीं था। केशव शक पका गया यानी घबरा गया। दरअसल मैं यह कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं और ये काम करना ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने यानी खिन्न भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्योंकि अकबर लोगों की मदद भी करते थे, उनके काम में मदद भी करते थे। तो अकबर ने यहाँ पे हंसकर कहा कि पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद
की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। केशव अभी भी दुविधा में था। वह अकबर के पास बैठ गया। क्या किया उसने? अकबर के पास वह बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। और उन्हें छेनी किस तरह से पकड़ा जाता है, पकड़ी जाती है, उसका सही तरीका वह सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, जैसे केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसी तरह उसने क्या किया? उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर उसने क्या किया? कोयले के टुकड़े से पत्थर की लकीरें खींची, एक आसान सा नमूना बनाया। और उस पत्थर पर क्या बनाया? एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, बहुत ही गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। बादशाह अकबर, आप देखिए ये जो मैंने नमूना बनाया है, आपको इन्हीं लकीरों पर ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी। अकबर ने क्या किया? उस पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। और पत्थर पर क्या किया? छेनी रखी और जोर से हथौड़े पर क्या हो गया? वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। जिससे क्या हो गया? कटाव, जो कटाव था पत्थर पर, जो कटाव था वह ज़्यादा क्या हो गया? गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, तो केशव क्या कह रहा है कि अरे अरे नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। केशव ने बादशाह अकबर की क्या कर दी? तुरंत गलती पकड़ ली। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। हथौड़े को क्या करना है? आहिस्ता से मारना है। ऐसे उसने करके दिखाया कि ऐसे उसमें मारना है। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, और अपनी आंखें थोड़ी क्या करें? बंद कर कर रखें, वरना किरचें, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उड़कर आंखों में चली आएंगी। क्या हो जाएंगी? आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए। अकबर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए, हंसे और क्या कहा उन्होंने? जी हुजूर। उस बच्चे से कहा जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। केशव भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। और केशव अब यह भूल गया था कि इसके साथ जो व्यक्ति बैठा है वह हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। यानी एक अनाड़ी जो काम सीख रहा हो, उसे वयस्क पर अपने काम की धाक वह जमा रहा था, जैसे कि वह काम का बहुत ही निपुण है। वह बादशाह अकबर पर अपनी धाक जमा रहा था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि बादशाह अकबर किस तरह से पत्थर की लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। जैसे ही बादशाह से कोई गलती हो जाती तो फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाना। त्योरियां चढ़ जाने का अर्थ है माथे पर सिलवटें, क्रोध से पड़ी माथे की सिलवटें। गुस्से में क्या हो जाता है? माथे में सिलवटें आ जाती। ऐसा केशव के साथ भी होता था। जब बादशाह अकबर कोई गलती करते थे तो उसकी भी क्या हो जाती थी? क्रोध के मारे माथे पर सिलवटें आ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठते। जैसे ही अकबर काम करते करते बीच में अकबर पूछ लेते, केशव सही नहीं है क्या? कि क्या केशव मैं यह काम सही कर रहा हूँ या नहीं, यह सही है या नहीं? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। और केशव क्या कर देता? सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान का अर्थ है तसल्ली से या शांति से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। और केशव को काम करता हुआ वह देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। यानी वो दोनों अपने काम में इतने खोए हुए थे कि इन दोनों को इतना भी एहसास नहीं था कि उनके आसपास जो दूसरे पत्थर काटने वाले लोग हैं,
या नक्काशी करने वाले लोग हैं वो उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल का अर्थ होता है इच्छा, जिज्ञासा या चाहत। बड़े जिज्ञासा पूर्वक वह उनको देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपने तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। तो बादशाह अकबर ने गौर किया कि केशव क्या कर रहा था, पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उसमें कुछ और जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जिससे वह क्या लग रहे थे, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। उस लड़के के काम के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा कि केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े क्या बनोगे, कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। हो सकता है कि तुम एक दिन क्या मेरे कारखाने में क्या काम करो। कारखाना, कैसा कारखाना? केशव ने कहा कि कारखाना, कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से यहाँ आकर रहने लगें, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। तो बादशाह अकबर ने क्या कहा कि एक बार मेरा यह महल तैयार हो जाए और आगरा के लोग यहाँ आकर रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। तो बादशाह अकबर ने क्या कहा कि एक बार मेरा महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। इस कारखानों जो ये कारखाने में बनाऊंगा, इनमें मेरी सल्तनत यानी सत्ता के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार, जो महल तैयार करते हैं, कलाकार, फनकार का अर्थ कलाकार, काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार भी होंगे। गलीचों के बुनकर, गलीचों यानी कालीन, जो कालीन बनाते हैं उनके बुनकर, संगत रास, यही पत्थर काटने वाले, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, और जो पत्थर और लकड़ी पर क्या करते हैं, नक्काशी करते हैं वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। मेरी कारखाने में ये सभी लोग काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। ऐसा कहते ही केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। केशव ने कहा कि बादशाह, मैं वहाँ आपके कारखाने में जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। इतने में अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। और बहुत ही प्यार से उन्होंने केशव का कंधा थपथपाया और कहा कि बेटा, तुम अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव ने बड़ी उत्सुकता से क्या पूछा कि हुजूर, क्या आप यहाँ दोबारा आएंगे? मैं जरूर आऊँगा केशव। और बादशाह अकबर ने तब क्या कहा कि मैं यहाँ जरूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। उसके जो संगत रास यानी जो अन्य पत्थर काटने वाले लोग थे, उनके बीच केशव की क्या रही, धूम मची रही। क्योंकि वह बादशाह अकबर के साथ बैठा हुआ था, तो उस दिन उसकी धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा, क्योंकि वह हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह से मिला, उनसे जो बातचीत हुई, उस मुलाकात और बातचीत का किस्सा सबको सुनाता रहा। अब क्या हो गया, रात हो चली थी, रात का समय था। केशव बहुत थका था, बहुत थका हुआ था, काम किया था उसने दिन भर, तो उसको रात को बहुत थकान हुई थी। पर आंखों में नींद कहाँ, पर उसकी आंखों में आज नींद नहीं है। नींद कैसे होती भला? क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह उससे मिला और उसके साथ काम किया। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। कहाँ? अपने पिता के साथ उनके बिस्तर में चले गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, उसके पिता ने हंसकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। उसके पिता ने भी कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो केशव ने कहा कि बादशाह सलामत ने आज मेरे से कहा कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार
बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। और उसने कहा कि हमारे जो बादशाह हैं, बादशाह अकबर बहुत ही नेक इंसान हैं, बहुत ही भले इंसान हैं। बिल्कुल सही पिता ने कहा। उसके पिताजी ने भी कहा कि बिल्कुल सही बात है ये। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ। उसने कुछ सोचा और पूछा कि बाबा एक बात बताओ कि बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि बादशाह अकबर के पास तो आगरा में एक से एक सुंदर महल हैं, फिर वह सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। उसके पिता ने कुछ याद किया और बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है। बादशाह का जो आगरा शहर है वो बहुत ही सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। यहाँ पर भी एक नया शहर बनाने का उनका एक खास कारण यह है, मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह बहुत परेशान रहते थे, हर वक्त बहुत परेशान रहते थे। बादशाह अकबर की जब कोई संतान नहीं थी तो उस वक्त वह बहुत परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। वह बहुत सारे साधु संतों के पास और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ऐसे भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। कहाँ आए? सीकरी में आए। किसके पास? ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उन्हें एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। उन्होंने ही बताया कि बादशाह तुम्हारी एक नहीं कितनी, तीन तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। कौन कौन? शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। केशव ने क्या कहा? चहकते हुए कहा। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। उन्हीं की जो दुआओं से क्या किया? बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में, उनके सम्मान में यह सीकरी नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा कि बादशाह यहाँ एक नया शहर क्यों बसा रहे हैं। इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं, और हम इसी कारणवश यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को क्या कर रहे हैं? तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। केशव अब नींद में बोला। नींद में उसको नींद आ रही थी, इसलिए इसको उन्नीदी आवाज में कहा, बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। इतने में उसके पिता ने देखा कि केशव अब सो गया है। तो ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। और यहाँ पर एक 10 साल के बच्चे की कहानी है जो बादशाह अकबर से मिला, और बादशाह अकबर ने उसके काम को बहुत सराहा। उसके काम को देखकर बहुत खुश हुए और उससे कहा कि आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। तो इस तरह से यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले भाग में आपको पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह इसको पढ़ाएंगे और इसका अर्थ आपको समझाएंगे।